So in the last video, we started our chapter, The Story of Village Palampur. तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमने इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश की थी कि इकोनॉमिक्स क्या है, ताकि मतलब एक नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। बाकी मैंने डेफिनेशन वगैरह देने की कोशिश की थी, आपको समझाने की कोशिश की थी, बट अगर नहीं भी समझ आया है, थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा हो, तो बस उतना ही काफी है। बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है या क्या होता है। वो तो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए था, ताकि आप इस पूरे सब्जेक्ट को जब भी आप पूरे पढ़ोगे इस बुक को, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। बाकी जैसे जैसे आप पूरे सारे चैप्टर्स खत्म करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा और क्यों पढ़ा। राइट, तो अब इस वीडियो में हम अपनी जो स्टोरी है वो शुरू करने वाले हैं। मोटा मोटा आइडिया हमें लास्ट वीडियो में लग गया था कि हाँ, एक हाइपोथेटिकल विलेज है पालमपुर, जिसके माध्यम से हमें प्रोडक्शन के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस चैप्टर में समझ आने वाले हैं। और जो विलेज है पालमपुर, वो एक मेनली एग्रेरियन विलेज है। एग्रेरियन इकोनॉमी जब हम कहते हैं या एग्रेरियन विलेज कहते हैं, उसका मतलब यह है कि वहां पे मेनली खेती होती है, फार्मिंग होती है। उसके बाद हमने ये भी समझा था कि खेती के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, डेयरी में लोग इन्वॉल्व हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं, बट ये सारी चीजें बहुत ही छोटे लेवल पे होती हैं। बहुत बड़े लेवल पे तो बस खेती ही होती है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। तो इसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। तो जो पालमपुर विलेज है, ये काफी अच्छे तरीके से अपने आसपास के गांवों से और जो पास का टाउन है उससे कनेक्टेड है। मतलब कि रोड और ये सारी चीजें जो है काफी अच्छे से यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छे रोड बने हुए हैं जिनके माध्यम से पालमपुर अपने आसपास वाले इलाकों से कनेक्टेड है। रायगंज, a big village, is 3 kilometers away from पालमपुर। तो पालमपुर के पास एक बड़ी विलेज है, एक बड़ा गांव है। जैसे बहुत सारे छोटे गांव होते हैं, तो एक ऐसा गांव होता है जो कि काफी बड़ा है ना। तो रायगंज जो है वो बड़ा गांव है, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of शाहपुर। तो एक ऑल वेदर रोड जो है वो पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करता है। ऑल वेदर रोड मतलब क्या है? ऑल वेदर रोड मतलब कि ऐसा रोड जो कि किसी भी वेदर में कामयाब हो। मतलब कि जैसे जो कच्चे रोड होते हैं, जो मिट्टी वाले रोड होते हैं, जैसे ही बारिश आती है वो फेल हो जाते हैं। मतलब आपने मिट्टी वाला रोड बना दिया, बट बारिश, जैसे ही बारिश का मौसम आएगा, जैसे ही बारिश होगी, वैसे ही वहां पे कीचड़ कीचड़ हो जाएगा और फिर वो आपके यूज करने लायक नहीं रह जाता। तो ऑल वेदर रोड मतलब जो पक्के रोड होते हैं, वहां पे चाहे बारिश हो जाए, चाहे आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, रोड को कुछ नहीं होने वाला। किसी भी वेदर में, ठंडी, गर्मी, सर्दी, बारिश, जैसा भी है, आप किसी भी वेदर में उस रोड को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसा एक पक्का रोड आप समझ सकते हो। एक ऐसा रोड है जो कि पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करता है, और वही रोड फिर और आगे बढ़ता है और कहां तक जाता है? शाहपुर तक जो रोड है वो जाता है, जो कि एक स्मॉल टाउन है पालमपुर के पास। तो पालमपुर जो है वो अपनी आसपास की विलेजेस से जो सबसे बड़ी विलेज है रायगंज, उससे भी कनेक्ट है। साथ ही साथ पास का जो टाउन है शाहपुर, उससे भी अच्छे से कनेक्ट है रोड के माध्यम से। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर विजिबल ऑन दिस रोड, स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, तांगास, बोगीज loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and trucks. सो जो विलेज है पालमपुर, ये अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि बुलक कार्ट हो गई, जो बैलगाड़ी होती है, तांगे हो गए, तांगे मतलब जो जिन्हें घोड़े खींचते हैं, जिनमें घोड़े लगे रहते हैं, तो तांगे हो गए। बुगीज, बुगीज मतलब कि जो वुडन कार्ट रहती है और इन्हें जो भैंस हैं वो खींचते हैं, भैंसे जो हैं वो इस गाड़ी को चलाते हैं। बैलगाड़ी की ही तरह होती है। बुलक कार्ट मतलब जिसे बैल चलाते हैं, और बुगी मतलब जिसे भैंस चलाती है। आप ऐसा समझ सकते हैं, भैंसे जो होते हैं वो चलाते हैं। तो अब इन सारी चीजों में, तांगे हो गए, बुलक कार्ट हो गए, इन सारी चीजों में, इन इन ट्रांसपोर्ट्स में क्या लेके जाया जाता है? जैसे कि गांव में जो गुड़ बन रहा है, जैगरी, ठीक है, गुड़ बन रहा है, या फिर जो दूसरी कमोडिटीज हैं, दूसरे सामान हैं, उनको इन तांगे, बोगी या बुलक कार्ट्स में ले जाकर दूसरी जगह पे लाया जाता है। मतलब इनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये कुछ कमोडिटीज यूज होती हैं। कुछ लोग जो है वो अपने, मान लो, बुलक कार्ट में ही अपने गुड़ को रख लेंगे और फिर उसे जगह जगह जाके बेचते रहेंगे।
तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती हैं। अब बुलक कार्ट, ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही, बल्कि इसके साथ साथ आपको मोटर व्हीकल्स भी मिलेंगे, जैसे कि मोटरसाइकिल देखने मिलेगी यहाँ पे आपको, इस रोड पे चलती हुई आपको जीप्स देखने मिलेंगी, ट्रैक्टर्स इन ट्रक्स, ये सारी चीजें जो है आपको देखने मिलेंगी। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। अभी जो पालमपुर विलेज है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लगभग 450 फैमिलीज, लगभग 450 परिवार यहाँ पे रहते हैं और अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम है, जो कास्ट आइडेंटिटी है, वो काफी इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करती है, हमारी सोसाइटी का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कास्ट के माध्यम से बताया गया है कि हाँ, जो 450 फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं वो अलग अलग कास्ट से, अलग अलग जाति से बिलोंग करती हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज। अब इन 450 फैमिलीज में से 80 ऐसी अपर कास्ट फैमिलीज है, मतलब कि अपर कास्ट जो फैमिलीज है लगभग 80 हैं, और ये जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं ये गांव की ज्यादातर विलेज की जो लैंड है, जो जमीन है, उसको ओन करती हैं। मान लो कि ये पूरी विलेज है, उसकी जमीन है, और ये पूरा यहाँ पे मान लो घर है, इस छोटे इलाके में यहाँ पे मान लो घर है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ। और ये वाला जो बड़ा हिस्सा है यहाँ पे खेती होती है। अब ये खेती वाले इलाके में से जितने भी एरिया पे खेती होती है उसमें से मैक्सिमम एरिया जो है, मान लो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है 80 अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग होता है। मतलब कि इस गांव की ज्यादातर जमीनें जिन पे खेती होती है वो अपर कास्ट फैमिलीज ओन करती हैं। और अपर कास्ट फैमिलीज का नंबर देखो सिर्फ 80 है। 450 फैमिलीज में से 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं, और 80 ही फैमिलीज के पास सबसे ज्यादा जमीन है। ठीक है। देयर हाउसेस, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। अब ये जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं जिनके पास इतनी ज्यादा जमीनें हैं, इनके जो हाउसेस हैं वो ज्यादातर पक्के घर हैं, और कुछ ऐसे घर हैं जो कि काफी बड़े भी हैं। तो घर कैसे बने हुए हैं? ईंटों से बने हुए हैं और सीमेंट की प्लास्टरिंग हो रखी है उस पे, मतलब जैसे सीमेंट आपको ग्रे ग्रे दिखता है ना, ईंट से बना दिया और उसके ऊपर सीमेंट का लेयर जो है वो चढ़ा दिया जाता है, तो ऐसे प्लास्टरिंग हो रखी है। The SCs, Dalits, comprise one third of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. तो अभी हमने देखा कि 450 फैमिलीज में से 80 ऐसी हैं जो अपर कास्ट की हैं। अब 450 की वन थर्ड, अगर आप 450 का वन थर्ड देखोगे तो 450 में से 150 ऐसी फैमिलीज है, वन थर्ड बोला है ना यहाँ पे, तो 450 का वन थर्ड, एक तिहाई हिस्सा जो है वो दलित फैमिलीज हैं। मतलब कि 450 में से 150 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि दलित्स हैं, जो कि एससीज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, और ये जो है ये गांव के कोने में रहती हैं। अगेन अगर आपको वापस मैं एग्जांपल के तौर पे जगह बना के दिखाऊं, तो मान लो ये बड़ी सी जमीन जो है वो आपके गांव की है। ठीक है, अब खेत वाले को भूल जाओ, उसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब हम यहाँ पे सिर्फ घर के हिसाब से बात करेंगे। तो मान लो एक छोटा सा कोना, इस पूरी जगह का एक छोटा सा कोना जो है, ये वाला कोना, यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे सारे जो हैं वो एससीज रहेंगे, यहाँ पे सारे शेड्यूल कास्ट या दलित लोग जो हैं वो यहाँ पे रहेंगे। तो ये जो अपर कास्ट वाले लोग हैं, जो ये सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले लोग हैं, वो लोअर कास्ट को मजबूर करते हैं कि तुम जाओ और गांव के कोने में रहो। तो ये जो दलित्स हैं, जो 150 फैमिलीज है, वो गांव के एक छोटे से कोने में रहती हैं, और इनके जो घर हैं वो भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे घर हैं। और वो घर भी जो है वो, कुछ लोगों के तो घर पक्के भी नहीं है, बल्कि मड और स्ट्रॉ, मतलब कि जो मिट्टी वगैरह होती है, कीचड़ और स्ट्रॉ रहती है, जो घास फूस होती है, उससे बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। अब गांव में ज्यादातर घरों के पास बिजली का कनेक्शन है, यहाँ पे बिजली आती है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूब वेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब ये जो बिजली है वो खेतों में पानी देने के लिए जो ट्यूब वेल है उनमें इस्तेमाल होती है। ट्यूब वेल बिजली से चलते हैं, तो ट्यूब वेल के थ्रू पानी दिया जाता है। तो ट्यूब वेल्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है काफी बड़े लेवल पे। इसके साथ साथ जो छोटे बिजनेसेस हैं वहां पे भी बिजली का इस्तेमाल होता है। वैसे घर में तो होता ही होता है, बिजली आ रही है तो नॉर्मल डेली यूज तो होगा ही, बट बड़े लेवल पे बिजली जो है वो खेतों में ट्यूबवेल चलाने के लिए एंड छोटे छोटे बिजनेसेस में यूज होती है। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। अब पालमपुर में 2 तो प्राइमरी स्कूल है, मतलब जो मान लो 5 to 10th ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे
छोटी कम कक्षा तक पढ़ाया जाता है। वहीं एक ऐसा स्कूल है जो हाई स्कूल है, मतलब जहाँ पे 12th तक भी पढ़ाई होती है। There is a primary health center run by the government and one private dispensary where the sick are treated. अब पालमपुर विलेज में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, मतलब एक छोटा सा हॉस्पिटल आप समझ लो जो कि गवर्नमेंट का है। हॉस्पिटल भी नहीं बोले, मतलब एक छोटी सी जगह है, हेल्थ सेंटर है, और यहाँ पे ये गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, मतलब कि एक ऐसी डिस्पेंसरी है जो कि कोई पर्सन ओन करता है, उसको गवर्नमेंट नहीं चला रही है बल्कि कोई पर्सन इंडिविजुअल जो है उसको ओन करता है और दवाइयां वगैरह देता है। डिस्पेंसरी क्या होती है? जहाँ से दवाइयां दी जाती हैं। तो ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट चलाती है, और जो डिस्पेंसरी है, ये जो एक तरीके से चीजें हैं, ये लोगों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो बीमारियों को लेके जाते हैं। The description above shows that Palampur has fairly well-developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. अब हमने जो भी कुछ अभी तक पढ़ा इस गांव के बारे में, उससे हमें ये समझ आया कि भाई पालमपुर तो है काफी, मतलब वेल डेवलप्ड सिस्टम वाला गांव है। यहाँ पे रोड भी हैं, ऐसे रोड हैं जो कि ऑल वेदर रोड है, मतलब कि पक्के एक तरीके से रोड है, सीमेंटेड रोड है। इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है, मतलब सिर्फ बैलगाड़ियां तांगे ही नहीं चलते, इसके साथ साथ यहाँ पे मोटर व्हीकल्स भी हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, जीप चलती हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ट्रक्स हैं, सब कुछ यहाँ पे चलता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे है, यहाँ पे बिजली का कनेक्शन लगभग सबके पास है, और उन्हें ट्यूबवेल्स में यूज किया जाता है, उन्हें बिजनेसेस में यूज किया जाता है। जब हमने कहा कि खेतों में ट्यूबवेल है, इसका मतलब कि इरिगेशन सिस्टम है, मतलब सिंचाई का साधन अच्छा है। यहाँ पे जो खेत हैं वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के ऊपर निर्भर नहीं करते, बल्कि यहाँ पे इरिगेशन का सिस्टम है कि जमीन से पानी को निकाला जाता है और जब भी जरूरत है वो खेतों में दे दिया जाता है। तो इससे क्या होगा? इससे खेती अच्छी होगी। जब आप सिर्फ और सिर्फ बारिश पे डिपेंड करते हो तो बारिश तो बहुत अनसर्टेन है, किसी दिन किसी साल बहुत ज्यादा बारिश हो गई, किसी साल मान लो सूखा सा पड़ गया, तो बारिश इज वेरी अनसर्टेन। बट अगर आपके पास ट्यूबवेल जैसा सिस्टम है तो यू कैन एंश्योर दैट यू आर प्रोवाइडिंग इनफ वाटर टू योर क्रॉप्स, कि आप अपने जो क्रॉप्स हैं उनको सही रूप से पानी दे रहे हो। तो मतलब इरिगेशन सिंचाई जो है वो अच्छी है, यहाँ पे ट्यूबवेल्स वगैरह हैं। इसके साथ हमने देखा कि जो पालमपुर है वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी है। इसका मतलब यहाँ पे स्कूल भी है, बच्चे अनपढ़ नहीं रहेंगे यहाँ के। साथ ही साथ यहाँ पे हेल्थ सेंटर भी है कि कोई बीमार पड़ेगा तो वो अपना इलाज छोटे मतलब बेसिक लेवल पे करवा सकता है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। अब ये जितने भी फैसिलिटीज है ना, इनको आप अपने विलेज के साथ कंपेयर करो। अगर आप विलेज में नहीं रहते हो तो भाई अपने आसपास के विलेज से कंपेयर करो कि वहां पे किस 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 तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. अब ये तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि भाई हाँ ये विलेज क्या है, भाई यहाँ पे रोड है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे लोग बिजनेसेस कर रहे हैं छोटे लेवल पे, यहाँ पे खेती हो रही है, और यहाँ पे हेल्थ सेंटर भी है। मतलब ये सारी चीजें हमने देख ली कि भैया क्या क्या है इस पूरे गांव में। बट जैसे जैसे अभी हम पूरी स्टोरी आगे पढ़ेंगे, स्टोरी के माध्यम से हमें ये समझ आएगा कि यहाँ पे किस किस तरीके की अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, मतलब कि चीजें बनाई जा रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब अगर मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूं तो जैसा कि हमने देखा कि पालमपुर में ज्यादातर लोग जो है वो खेती करते हैं, इसी तरीके से पूरे इंडिया में भी ज्यादातर लोग खेती करते हैं। तो हम कहते हैं इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। मैंने शुरुआत में ही बात की थी ना एग्रेरियन की, तो इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में ज्यादातर लोग जो हैं वो खेती में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। मतलब कि हमारे देश में मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग है। फार्मिंग में भी क्या होता है? प्रोड्यूस ही तो हो रहा है। हम फार्मिंग में क्या करते हैं? हम प्रोड्यूस करते हैं, हम ग्रेन्स जो होते हैं, मतलब हम मान लो अनाज है या फिर गन्ने हैं, कॉटन है, कुछ भी है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उगा रहे हैं। तो इंडिया में अगर मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, वो है खेती। अब प्रोड्यूस तो और भी जगह होता है, प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में भी होती है, वहां पे हम चीजों को प्रोसेस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में भी होती है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो फैक्ट्रीज और ये इंडस्ट्रीज के मुकाबले हमारे देश में ज्यादातर प्रोडक्शन एक्टिविटी कहाँ से निकल के आती है? फार्मिंग से। मतलब ज्यादातर लोग खेती करते हैं इंडिया में। The other production activities referred to as non-farming activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. अब अगर आप
फार्मिंग को छोड़ दोगे, मतलब फार्मिंग अपने आप में एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है, इसके अलावा भी दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग बताई कि भाई फैक्ट्रीज होती हैं, तो उनमें भी हम चीजें प्रोड्यूस करते हैं, तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होती है। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें आपको सर्विस दी जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वो सर्विस है, ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस प्रोड्यूस हो रही है। शॉपकीपिंग है, शॉपकीपिंग भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपको सर्विस दी जा रही है, वहां पे कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही बट दे आर गिविंग यू, मतलब कोई सामान, कोई गुड प्रोड्यूस नहीं हो रहा बट दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज ऑफ शॉपकीपिंग, कि आपको वो दुकानदारी, मतलब वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो हम जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं उनको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है फार्मिंग वाली एक्टिविटीज, दूसरी है नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो फार्मिंग एक्टिविटीज मतलब कि खेती बाड़ी, ठीक है, वही नॉन फार्म एक्टिविटी मतलब वो सारी चीजें जो फार्मिंग में नहीं आती, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ठीक है, और आप दूसरी कोई सर्विस दे रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, वो नॉन फार्म एक्टिविटी हो गई, ठीक है। खेती के अलावा जो भी कुछ बचा, खेती एंड मतलब उससे रिलेटेड आप देखोगे, फार्मिंग से के अलावा जो भी एक्टिविटीज बची उनको हमने नॉन फार्म एक्टिविटी में डाल दिया। वी शिल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अब हम जो है आगे इस चैप्टर में दोनों ही तरीके की एक्टिविटीज को पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, मतलब हम फार्म एक्टिविटीज को भी देखेंगे और नॉन फार्म एक्टिविटीज को भी देखेंगे, और प्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल चीजें जो हैं वो समझेंगे।